हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कंप्लीट करेंगे हमारा टॉपिक एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। क्लास में हम कर रहे थे ये टॉपिक एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। तो इसमें हम करते हैं अब कंसूलर इनवॉइस। एक डॉक्यूमेंट होता है एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट जिसका नाम है कंसूलर इनवॉइस। तो क्या है ये कंसूलर इनवॉइस? ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि उस कंट्री की एम्बेसी में हमें सबमिट करना होता है जिस कंट्री को हम गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इनवॉइस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच नीड्स टू बी सबमिटेड फॉर द सर्टिफिकेशन टू द एम्बेसी ऑफ द इम्पोर्ट कंट्री कंसर्न। कि जिस कंट्री में हम गुड्स भेज रहे हैं, जिस कंट्री में हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस कंट्री की एम्बेसी में हमें क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट को यानी कि कंसूलर इनवॉइस को सबमिट करना है। अब इसका मेन पर्पस क्या है, क्यों हमें इस डॉक्यूमेंट को इम्पोर्टिंग कंट्री की एम्बेसी में सबमिट करना है? क्योंकि इम्पोर्टिंग कंट्री जो है वो क्या करेगी, चेकआउट करेगी कि किस क्वालिटी की गुड्स हमारी कंट्री में भेजी जा रही हैं और वैल्यू क्या है गुड्स की और कितनी क्वांटिटी है, ये सब चीज़ें चेक करेगी इम्पोर्टिंग कंट्री एम्बेसी। द मेन पर्पस ऑफ द कंसुलर इनवॉइस इज़ टू इनेबल द अथॉरिटीज़ ऑफ द इम्पोर्टिंग कंट्री to collect accurate information about the volume, value, quality, grade, source, etc. of the goods imported for the purpose of assessing import duties। जो इम्पोर्टिंग कंट्री एम्बेसी है वो इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन लेती है कि गुड्स की वैल्यू क्या है, कितनी क्वांटिटी में गुड्स जा रही हैं, क्या क्वालिटी है गुड्स की। इन सब चीज़ों को कंसीडर करती है, इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है ताकि इम्पोर्ट ड्यूटी को असेस किया जा सके कि कितनी इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाए, ये पता लगाया जा सके। इट इज़ मेनली नीडेड फॉर द कंट्रीज़ लाइक केन्या। ये आपको कंट्रीज़ के नेम दिए हैं। इन कंट्रीज़ में जब गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है तब बेसिकली कंसुलर इनवॉइस की ज़रूरत होती है। It is prepared in the prescribed format and is signed or certified by the Council of Importing Country located in the country of export। कि ये जो कंसुलर इनवॉइस है ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में बनाया जाएगा, एक परफॉर्मा में बनाया जाएगा और बनाने के बाद जो हमारी कंट्री में एम्बेसी है, इम्पोर्टिंग कंट्री की एम्बेसी जो हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करती है, वहाँ से इसे सर्टिफाई करवाना पड़ेगा, अप्रूव करवाना पड़ेगा। In order to obtain consular invoice, exporter is required to submit 3 copies of invoice to the consulate of importing country concerned। कि कंसुलर इन्वॉइस की 3 कॉपीज़, कंसुलर इन्वॉइस की 3 कॉपीज़ हमें क्या करनी है, सबमिट करनी है इम्पोर्टिंग कंट्री की एम्बेसी में। द कंसुलेट ऑफ इम्पोर्टिंग कंट्री सर्टिफाइज देम इन रिटर्न ऑफ फॉर फीस। कि जो कंसुलेट है, मतलब जो एम्बेसी है, इम्पोर्टिंग कंट्री की एम्बेसी है, वो इस कंसुलर इनवॉइस को सर्टिफाई करेगी और उसके बाद हमें रिटर्न कर देगी। इसके बदले में हमसे फ़ीस चार्ज की जाएगी और कंसुलर इनवॉइस की 1 कॉपी एक्सपोर्टर को दे दी जाती है और 2 कॉपीज़ कंसुलर इनवॉइस की इंपोर्टर कंट्री में भेज दी जाती हैं ताकि इंपोर्ट ड्यूटी को कैलकुलेट किया जा सके। द एक्सपोर्टर नेगोशिएट्स अ कॉपी ऑफ कंसुलर इनवॉइस टू द इंपोर्टर अलोंग विद अदर शिपिंग डॉक्यूमेंट्स। एक्सपोर्टर क्या करेगा, कंसुलर इनवॉइस की 1 कॉपी को किसके पास भिजवा देगा, इंपोर्टर के पास भिजवा देगा। तो क्या क्या बताया इन्होंने कंसुलर इनवॉइस के बारे में? सबसे पहले तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट कहाँ सबमिट कराना होता है, इंपोर्टिंग कंट्री की एम्बेसी में सबमिट कराना होता है। फिर उसके बाद इंपोर्टिंग कंट्री एम्बेसी को ये डॉक्यूमेंट क्यों चाहिए, क्योंकि वो चेकआउट करना चाहते हैं कि किस क्वालिटी की और कितनी क्वांटिटी में गुड्स हम उनकी कंट्री में भेज रहे हैं ताकि वो इम्पोर्ट ड्यूटी को असेस कर सके, इम्पोर्ट ड्यूटी का पता लगा सके या इम्पोर्ट ड्यूटी को कैलकुलेट कर सके। फिर हमें कंट्रीज़ के नेम दिए हैं कि इन कंट्रीज़ के लिए कंसुलर इनवॉइस को प्रिपेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उन्होंने बताया कि जो कंसुलर इनवॉइस है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में बनाया जाता है और बनाए गए कंसुलर इनवॉइस को इंपोर्टिंग कंट्री एम्बेसी सर्टिफाई करेगी
और फिर इन्होंने बताया कि एक्सपोर्टर को 3 कॉपी कंसुलर इनवॉइस की 3 कॉपी इंपोर्टिंग कंट्री एम्बेसी में देनी होती हैं। वहाँ से जो एम्बेसी है वो क्या करेगी, इस डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई करेगी और सर्टिफाई यानी कि अप्रूव कर देगी कि हाँ जो भी इंफॉर्मेशन हमने डाली है कंसुलर इनवॉइस में वो एकदम सही है। सर्टिफाई करने के बाद हमें वो कंसुलर इनवॉइस रिटर्न कर दिया जाएगा, बदले में हमसे फ़ीस चार्ज की जाएगी। और एक्सपोर्टर क्या करता है, 1 कॉपी कंसुलर इनवॉइस की अपने पास रख लेता है और 2 कॉपी जो एम्बेसी है वो इंपोर्ट कंट्री में भेज देती है, और एक्सपोर्टर भी 1 कॉपी कंसुलर इनवॉइस की इंपोर्टर के पास भेज देता है। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ कंसुलर इनवॉइस फॉर एक्सपोर्टर्स। एक्सपोर्टर्स के लिए क्या बेनिफिट है कंसुलर इनवॉइस के। कंसुलर इनवॉइस इज इम्पोर्टेंट फॉर बोथ एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एक्सपोर्टर्स इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट वन इज it facilitates quick clearance of goods from the customs in the respective country of exporter as well as importer। देखो कस्टम अथॉरिटी क्या करती है, गुड्स की चेकिंग करती है कि जो गुड्स हैं वो कंट्री की रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर कंसुलर इनवॉइस है तो इजीली कस्टम अथॉरिटी से गुड्स को क्लियर किया जा सकता है, चाहे वो इंपोर्टिंग कंट्री हो या फिर एक्सपोर्टिंग कंट्री हो। नेक्स्ट बताया सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स बाय कंसुलेट ऑफ द इंपोर्टिंग कंट्री indicates the importer has fulfilled all procedural and licensing formalities for import of goods। कि जब इंपोर्टिंग कंट्री की एम्बेसी हमारे कंसुलर इनवॉइस को सर्टिफाई कर देती है तो इसका मतलब ये है कि जो इंपोर्टर है उसने सारी प्रोसीजर को, सब लाइसेंसिंग फॉर्मेलिटी को, हर एक फॉर्मेलिटी को पूरा कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट ऑल्सो एश्योर्स द एक्सपोर्टर ऑफ द पेमेंट फ्रॉम द इम्पोर्टिंग कंट्री। जो कंसुलर इनवॉइस है वो एक्सपोर्टर को एश्योर करता है, ये विश्वास दिलाता है कि इम्पोर्टिंग कंट्री से उसे पेमेंट रिसीव हो जाएगी। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ कंसुलर इनवॉइस फॉर इम्पोर्टर्स। फर्स्ट पॉइंट इज it facilitates quick clearance of goods from the custom at the port of destination and therefore the importer gets quick delivery of goods। कंसुलर इनवॉइस की हेल्प से इंपोर्टर इजीली कस्टम से अपनी गुड्स को क्लियर कर सकता है, मींस अपनी कस्टडी में ले सकता है और जो गुड्स हैं, जो कार्गो है, उनकी डिलीवरी ले सकता है। Next is the importer is assured that the goods imported are not banned for import in his country। कंसुलर इनवॉइस की हेल्प से इंपोर्टर ये एश्योर कर सकता है कि जो गुड्स वो इंपोर्ट कर रहा है उन गुड्स को इंपोर्टर की कंट्री में बैन नहीं किया गया है। नेक्स्ट इज़ फॉर कस्टम ऑफिस। इम्पोर्टेंस ऑफ कंसुलर इनवॉइस फॉर कस्टम ऑफिस। फर्स्ट पॉइंट इज इट मेक्स द टास्क ऑफ कस्टम्स अथॉरिटी ईजी। कंसुलर इनवॉइस मतलब क्या है कि जो इंपोर्टर कंट्री इंपोर्टिंग कंट्री की एम्बेसी है वो सर्टिफाई कर रहे हैं कि गुड्स का इंपोर्ट किया जा सकता है, तो कस्टम अथॉरिटीज़ का जो प्रोसीजर है, जो टास्क है, जिनका काम है, वो क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, क्योंकि इंपोर्टिंग कंट्री के एम्बेसी से परमिशन मिल चुकी है। Next is it facilitates quick calculation of duties as the value of goods are as determined by the consulate is considered for the purpose। कि जो import duty है उसे भी इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि जो कंसुलेट है, मींस जो इंपोर्टिंग कंट्री की एम्बेसी है, उन्होंने ऑलरेडी ड्यूटीज़ को कैलकुलेट कर लिया है या गुड्स को कंसीडर कर लिया है ड्यूटीज़ को कैलकुलेट करने के पर्पज़ से। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ डॉक चालान। देखिए डॉक चालान क्या है। व्हेन द कार्गो इज़ बोर्ड एट द डॉक गेट। डॉक मीन्स डॉक एरिया क्या है, जब जो शिप है हमारी समुद्र के किनारे जब होती है तो उसे बोला जाता है डॉक एरिया। जब डॉक गेट में यानी कि समुद्री जहाज़ में लादने के लिए जब शिप को गुड्स को लेकर आया जाता है शिप के पास, तो द शिपर हैज़ टू सबमिट दिस डॉक्यूमेंट अलोंग विद द व्हीकल टिकट टू द गेट इंस्पेक्टर।
तब शिपर को डोक चालान सबमिट करना होता है व्हीकल टिकट के साथ साथ। और किसको देना होता है ये डॉक्यूमेंट? गेट इंस्पेक्टर को देना होता है। यानी कि ये एक डॉक्यूमेंट है जिसकी हेल्प से हमारी गुड्स को, हमारे कार्गो को शिप में लोड किया जाएगा। एट द गेट डॉक्यूमेंट्स आर चेक्ड to ensure that only goods duly passed by custom are brought to dock for shipment। डोक गेट पर डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि ये वही गुड्स हैं जो शिपमेंट में लोड की जा रही हैं, जिनको कस्टम ने ऑथोराइज़ किया है या जिनको कस्टम ने पास कर दिया है कि इन गुड्स का एक्सपोर्ट किया जा सकता है। Next is bill of entry. Bill of entry is a document which states that goods of the stated value and description in the specified quantity have entered into the country from abroad। Bill of country एक डॉक्यूमेंट है जिसमें गुड्स की सभी डिटेल्स, जो कि गुड्स की सभी डिटेल्स जैसे कि क्वांटिटी, गुड्स की क्वालिटी, गुड्स का प्राइस, कि इस क्वांटिटी, इस क्वालिटी के गुड्स जो हैं वो पर्टिकुलर एक कंट्री में एंटर हो चुकी हैं। द बिल ऑफ एंट्री इज़ ड्रॉन इन ट्रिप्लिकेट। जो बिल ऑफ एंट्री है उसकी 3 कॉपीज़ बनाई जाती हैं। The custom authorities may ask the importer to supply other documents like invoice, broker's note and insurance policy etc. in order to verify the correctness of the information supplied in the bill of entry। जो कस्टम अथॉरिटी है वो इम्पोर्टर को ये बोलती है कि इनवॉइस, इंश्योरेंस पॉलिसी, ब्रोकर्स नोट, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट कराए ताकि वो लोग चेक कर सकें कि बिल ऑफ एंट्री में जो चीज़ें लिखी गई हैं, जो इन्फॉर्मेशन डाली गई हैं वो सही है, करेक्ट है। और बिल ऑफ लेडिंग के लिए गुड्स को क्लासीफाई किया गया है। पहला बताया है फ्री गुड्स। फ्री गुड्स होती हैं ऐसी गुड्स जिन पर किसी तरह की कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। सेकंड है गुड्स फॉर होम कंजम्पशन, ऐसे गुड्स जो कि अपने ही कंजम्पशन के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इंपोर्ट की जा रही है। नेक्स्ट इज़ बॉन्डेड गुड्स। बॉन्डेड गुड्स वो हैं जिन पर कस्टम ड्यूटी पे की जाएगी, मतलब जो गुड्स इंपोर्ट की गई हैं उन पर कस्टम ड्यूटी पे की जाएगी, और जब तक कस्टम ड्यूटी पे नहीं की जाती तब तक कस्टम अथॉरिटी उन गुड्स को अपने ही पास रखती है। तो ये 3 तरह की गुड्स बताई हैं। इन तीनों तरह की गुड्स के लिए अलग अलग बिल ऑफ एंट्री बनाया जाता है। द इम्पोर्टर हैज़ टू फिल अप अ सेपरेट बिल ऑफ एंट्री फॉर्म फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ गुड्स, की अलग अलग गुड्स के लिए, अलग अलग तरह के गुड्स के लिए अलग अलग बिल ऑफ एंट्री फॉर्म बनाया जाता है। इन इंडिया सेपरेट फॉर्म्स आर नॉट यूज्ड बट ऑल द एंट्रीज आर मेड इन वन फॉर्म, कि हमारी कंट्री में सेपरेट फॉर्म नहीं बनाया जाता है अलग अलग गुड्स के लिए, जबकि एक ही फॉर्म में अलग अलग एंट्रीज होती हैं। The free goods are marked as free in the entry from itself. The importer has to pay the duty before securing the possession of the goods, की importer जो है उसको कस्टम ड्यूटी पे करना होता है अगर वो गुड्स को अपने पोजेशन में या फिर अपने पास लेना चाहता है। जब तक इंपोर्टर कस्टम ड्यूटी पे नहीं करेगा तब तक इंपोर्टर गुड्स को अपने कब्जे में या अपने पास नहीं ले सकता, और जो फ्री गुड्स हैं उनसे रिलेटेड कोई भी कस्टम ड्यूटी पे नहीं किया जाता है। बिना कस्टम ड्यूटी पे किए इंपोर्टर उन गुड्स को ले सकता है। नेक्स्ट इज़ एक्सचेंज कंट्रोल डिक्लेरेशन फॉर्म, इसे GR फॉर्म भी बोलते हैं। GR फॉर्म इज़ एन एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। GR फॉर्म क्या है? एक एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंट है जो कि किसके द्वारा रिक्वायर्ड, किसके द्वारा नीडेड होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। As per the exchange control regulations, exporter has to realize the proceeds of goods he has exported within 180 days of their shipment from India। exchange control regulations के according 180 days के अंडर, मतलब एक्सपोर्ट करने के 180 दिन के अंदर एक्सपोर्टर को जो गुड्स हैं उनसे रिलेटेड पेमेंट रियलाइज़ करनी होती है। GR form is to be submitted in duplicate to the custom at the port of the shipment along with shipping bill। जो GR form है उसकी एक कॉपी एक्सपोर्टर कस्टम अथॉरिटीज़ को देता है शिपिंग बिल के साथ। कस्टम
customs will give their running serial number on both the copies after admitting the customs shipping bill. जो कस्टम अथॉरिटी है वो इस जीआर फॉर्म पे अपना एक सीरियल नंबर लगा देते हैं. कस्टम अथॉरिटीज़ विल सर्टिफाई द वैल्यू डिक्लेयर्ड बाय द एक्सपोर्टर. एक्चुअली जो जीआर फॉर्म है उसमें जो वैल्यू एक्सपोर्टर के द्वारा रिसीव की जाएगी वो वैल्यू लिखी जाती है. कस्टम अथॉरिटी जीआर फॉर्म को सर्टिफाई करते हैं कि ये जो वैल्यू एक्सपोर्टर के द्वारा लिखी गई है ये एग्जैक्ट है, करेक्ट है. कस्टम अथॉरिटीज़ विल सर्टिफाई द वैल्यू डिक्लेयर्ड बाय द एक्सपोर्टर और दे विल देन रिटर्न द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द फॉर्म टू द एक्सपोर्टर. सर्टिफाई करने के बाद जो कस्टम अथॉरिटी है वो एक्सपोर्टर को जीआर फॉर्म की डुप्लीकेट कॉपी रिटर्न कर देंगे और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल कॉपी है जीआर फॉर्म की, वो आरबीआई के पास भेज दी जाती है. विदिन 21 days फ्रॉम द शिपमेंट ऑफ गुड्स, exporter must lodge the duplicate of GR together with relative shipping documents with the authorized dealer named in the GR form for negotiation of export bills. 21 दिन के अंदर, गुड्स की शिपमेंट के बाद 21 दिन के अंदर एक्सपोर्टर को कस्टम अथॉरिटी से जीआर फॉर्म और शिपिंग डॉक्यूमेंट्स ले लेने होते हैं. After the documents have been negotiated, the authorized dealer will report to the transaction to the RBI. जो ऑथोराइज डीलर है वो क्या करेगा, एक्सपोर्टर को डॉक्यूमेंट्स भिजवा देगा 21 दिन के अंदर और उसके बाद वो आरबीआई को इस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे देगा. द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ जीआर फॉर्म टुगेदर विद कॉपी ऑफ इनवॉइस विल बी रिटेन बाय द ऑथोराइज्ड डीलर. जो जीआर फॉर्म की डुप्लीकेट कॉपी है इनवॉइस के साथ साथ ऑथोराइज्ड डीलर अपने पास रखेगा. कब तक, जब तक एक्सपोर्ट के सभी प्रोसीड्स को रियलाइज़ नहीं कर लिया जाता, मींस जब तक एक्सपोर्ट की पेमेंट नहीं मिल जाती. तो इस तरह से ये जो जीआर फॉर्म है ये काम करता है. एक्सपोर्ट प्रोसीजर से रिलेटेड जो भी पेमेंट मिलेगी एक्सपोर्टर को उसको रियलाइज़ करने के लिए. तो ये हमने किए एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स. अभी जो हमारा टॉपिक है एक्सपोर्ट प्रोसीजर इन डॉक्यूमेंटेशन ये कंप्लीट होता है. नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इंपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन. थैंक यू.